क्या हुआ था जब सारे डॉग जा रहे थे तो हमारे ऑथर ने एक बाउल एक्स्ट्रा रखा था। ही न्यू कि आज से चलो ट्रिकी का फूड स्टार्ट कर देते हैं, सो ही केप्ट अ बाउल देयर। और उसके बाद में ट्रिकी ऑल्सो वेंट देयर टू टेक हिज फूड। ठीक है, जॉसलिंग मीन्स स्ट्रगलिंग, दौड़ा उस भीड़ में अपना फूड लेने के लिए। सो फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड। उसके बाद में उसका प्रोग्रेस मीन्स उसका रिकवर होना, दैट वाज रैपिड। रैपिड यानी बहुत फास्ट हो गया था। एंड ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट, फ्रेंडली स्क्रीमिंग्स ओनली। So he was not given any kind of medical treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. ओके, उसके बाद में क्या हुआ, उसको बाउल मिल गया, उसको उसका फूड मिलने लगा। और मिस्टर हैरियट ने ऑब्जर्व किया कि ट्रिकी सिर्फ अपना फूड खा रहा है, बाकी सारे डॉग्स के साथ में नॉर्मल बिहेव कर रहा है। इट मींस ही हैज रिकवर्ड लाइक एनीथिंग। ठीक हो रहा है, वो अच्छा हो रहा है, ही इज नॉट सफरिंग। सो ही इज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इलनेस। बाकी सारे डॉग के साथ में वो भाग रहा है, ज्वाइन कर रहा है और एंजॉय कर रहा है। सो ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, कि अपने शेयर के लिए दौड़ना, अपना जो अपने हिस्से का फूड होता है उसके लिए स्ट्रगल करना क्या होता है, ट्रिकी हैज लर्न दिस टाइम। He trumpeted on and squeezed every few minutes. He started behaving. He started fighting for every now and then. अभी तक he was totally inactive. He was not participating in the struggle of the dogs, but now he is behaving very normally. हर छोटी मोटी मिनट पे वो मूव करने लगा. He became an accepted member of the gang. And unlikely, silky little object among the shaggy crew. Now, earlier सबने क्या किया था सारे डॉग्स ने, इफ यू रिमेम्बर, कि उसको स्निफ किया सारे डॉग्स ने, स्निफ किया, सूंघा, एंड दे फाउंड दैट ही इज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, सो दे थॉट बेटर निग्लेक्ट ट्रिकी। उन्होंने ट्रिकी को निग्लेक्ट कर दिया सूंघ के, स्निफ करके। बट नाउ, अब जब ये सबके बीच में पार्टिसिपेट करने लगा, सबके साथ खाने लगा, सो ही वाज द एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। उसको सब सारे डॉग्स ने अपनी गैंग में इन्वॉल्व कर लिया। एंड अनलाइकली, सडनली, वेदर लाइक और अनलाइक, सो बिना पसंद होते हुए भी ले लिया, क्योंकि उसका बिहेवियर अच्छा था। ही वाज अ सिल्की ऑब्जेक्ट एंड ही वाज अ मेंबर ऑफ द दैट शैगी क्रू लार्ज नंबर ऑफ द डॉग्स, गैंग बहुत सारे डॉग्स, तो उस ग्रुप का मेंबर बन गया। फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर ही शेयर। टाइगर और शेर के बारे में कहते हैं ना कि वो शैगी क्या बोलते हैं, ज्यादा फर वाला, ज्यादा जिसके बॉडी पे फर्स हो वो। एंड ही वाज लाइक अ टाइगर। जैसे एनिमल्स होते हैं ना, शेर भूखा मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा, और अपना जो प्रे होगा उसको मार के और पकड़ के खाएगा, कोई मरे हुए एनिमल को वो खाता नहीं है। सो सेम वे ये जो हमारा ट्रिकी था वो भी फाइट करके टाइगर की तरह, ऑथर अब उसको टाइगर के साथ कंपेयर कर रहा है कि टाइगर के लिए, जैसे टाइगर अपने शेर के लिए फाइट करता है, ऐसे ये भी फाइट करने लगा। एट द मील टाइम एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड hen house at night। और अब मील टाइम में अपने फूड के लिए वो फाइट करके अपना फूड लेता था, और रात को जब बाकी सारे डॉग जाते थे तो एक उसके हॉस्पिटल के पास में एक एम्प्टी रूम समझो, या उसी हॉस्पिटल का एक पार्ट था जो हैन हाउस था। वहां पे कुछ रैट्स रहते थे, उन रेड्स को पकड़ने के लिए भी ट्रिकी जाता था। दैट शोज दैट नाउ ही इज ओवर एक्टिव। दिन में खेलता है, अपना फूड लेता है, और रात को भी रेड्स पकड़ने, चूहे पकड़ने के लिए जाता है। He had never had such a time in his life।
सो ही वॉज नॉट हैविंग सच अ टाइम इन हिज लाइफ. आज तक उसने ऐसा कभी भी अपनी लाइफ में अपनी मिस्ट्रेस के घर में, मिसेस पंफरी के घर में आज तक ऐसा कुछ भी किया नहीं था. And all the while Mrs. Pumphrey hooed annexiously in the background, ringing. अब ये तो ये इस पैराग्राफ तक उसकी प्रोग्रेस, उसकी ट्रीटमेंट, ऑथर ने क्या किया, क्या लाया और कैसे वो रिकवर हुआ, एवरीथिंग हैज बीन मेंशन. लेकिन बैकग्राउंड में जब ये सब चल रहा था तो व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मिसेस पंफरी? उन्होंने क्या किया होगा जो ट्रिकी को देखे बिना एक दिन भी नहीं रह सकती थी. सो शी यूज्ड टू रैंग मिस्टर हैरियट अ लॉट टाइम एंड शी यूज्ड टू सेंड सो मेनी थिंग्स टू द डॉक्टर्स. ट्रिकी के लिए ये भेज रही हूँ, ट्रिकी के लिए वो भेज रही हूँ, ट्रिकी ने खाना खाया, ट्रिकी सोया, ट्रिकी का क्या हाल खबर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वो शी यूज्ड टू कॉल एवरी डे. सो all the while Mrs. Pumphrey hooed annexiously. Hooed annexiously means troubled the doctor बिना किसी पेशेंस के in the background, ringing a dozen time. कम से कम 12 बार कॉल करती थी. Dozens means 12 के मल्टीपल में. पूरे दिन में इतने सारे कॉल आते थे. A day for the last bulletin. बहुत टाइम. Even a day फॉर द लास्ट बुलेटिन, मतलब लास्ट समाचार क्या है, उसने क्या खाया अभी, ओके, लंच क्या लिया, ओके, बाद में ब्रेकफास्ट लिया, ओके, फिर डिनर लिया, ओके. लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में जो हम लेते हैं दैट फूड इज नोन एज ब्रंच. सो वेदर ट्रिकी हैज टेकन ब्रंच और नॉट, हाउ इज ही बिहेविंग, रिकवर हो रहा है, उसका हेल्थ कैसा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वो कपड़े पहने, वो बाउल में खाया, एंड ऑल दैट लेटेस्ट बुलेटिन शी यूज्ड टू टेक. आई डॉज्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, and he was dodged, he was troubled a lot, he was irritated. वो पूछती थी, हालचाल पूछे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका कुशन आपने रेगुलरली चेंज किया है, उसने क्या करेक्ट सीजन वाला, अभी बरसात हुई है तो रेनकोट पहना है या नहीं, अभी विंटर ज्यादा है तो वो वाला विंटर कोट पहना है या नहीं, अभी विंटर कम है तो लाइट वाला क्लोथ पहना है या नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So according to the weather, whether he is wearing his coats or not. But I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convulsing rapidly. लेकिन Mr. Harriet was a doctor. He was interested in curing the patient. Mr. Harriet को किसमें इंटरेस्ट था? ट्रिकी ठीक हो जाए. उसने अपने बाउल में खाना खाया या नहीं, दैट इज डिफरेंट थिंग. सोया या नहीं, अपनी फेवरेट चॉकलेट खाई या नहीं, ये हुआ या नहीं. सो ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट. तो वो भले कुछ भी पूछे लेकिन ये जवाब देता था कि नाउ ट्रिकी इज आउट ऑफ डेंजर एंड ही इज रिकवरिंग फास्ट, इज रिकवरिंग रैपिडली. द वर्ड convulsing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring round fresh eggs. Convulsing yani recovering very fast. So the moment she has come to know that Tricky is recovering very fast, she used to send so many things for eating. जब उसको पता चल गया कि अब ट्रिकी ठीक हो रहा है तो उसने बहुत सारी खाने पीने की चीजें हॉस्पिटल में भेजी, मिस्टर हैरियट को भेजी. वो क्या था? सो शी स्टार्टेड टू ब्रिंग अराउंड फ्रेश एग भेजती थी, 2 डजन्स एट अ टाइम. 2 डजन यानी 24 एग भेजती थी टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ. ट्रिकी बीमार था, उसके अंदर स्टेमिना नहीं होगी, सो ये 2 डजन एग है एवरी डे, उसको खिला देना. For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast. और जो मिसिस पंफरी भेजती थी ट्रिकी के लिए, वो मिस्टर हैरियट डॉक्टर और जो भी उसका स्टाफ था, वो लोग उस एग को एंजॉय करते थे, वो लोग उसको खा जाते थे.
ट्रिकी को देना ठीक नहीं था. फॉर अ हैप्पी पीरियड ही एंड हिज पार्टनर्स यूज दैट इन ब्रेकफास्ट में खाते थे. बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, फिर उसके बाद में मिसिस पंफरी ने वाइन्स की बोतल भेजना स्टार्ट किया. और वाइन्स की बोतल यानी जैसे अपने यहाँ पे वी इन इंडिया दूध के अंदर हॉर्लिक्स और बॉर्नवीटा और काजू बादाम डाल के पीते हैं, वैसा वहाँ अब्रॉड में विंटर हैवी होता है. तो विंटर से बचने के लिए टेकिंग वाइन्स इज नेसेसरी. वाइन्स अगर वहां वो लोग ना पिए तो उनकी डेथ हो जाए, या उनका बॉडी का टेम्प उनको जल्दी सर्दी हो जाए, जल्दी वो लोग बीमार हो जाए और बहुत सारी और डिजीजेस हो जाए. दैट इज द रीजन दे आर टेकिंग वाइन्स इन देयर डेली लाइफ. हम लोग जैसे चाय पीते हैं ऐसे वो लोग वाइन्स के एक एक पैक पीते रहते हैं, even in the daytime too. So when the wine bottle of the wines began to arrive, wines की जब bottle आने लगी, the real possibilities of the situation began to down on the household. तब real situation was going to change, was going to highlighted. सब सामने बातें आने लगी कि हाँ अब तो एग भी खाने लगा है और अब तो वाइन भी पीने लगा. इट मीन्स बहुत जल्दी मेरे घर आ जाएगा. और यहाँ डॉक्टर को डर था कि ट्रिकी तो जब अपने घर चला जाएगा उसके बाद ये सब बंद हो जाएगा, स्टाफ के लिए प्रॉब्लम होगी. इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड. और ये सारी चीजें आती थी ट्रिकी का ब्लड ज्यादा बढ़ जाए, उसकी बॉडी में ज्यादा बन जाए. फॉर दैट लंच बिकेम अ सेरेमनियल ओकेजन. लंच क्या था, सुबह में ब्रेकफास्ट में 24 एग आते थे जिसकी ये लोग पार्टी करते थे, बॉटल्स ऑफ वाइन आती थी जिसको ये लोग पी जाते थे, और लंच तो मतलब एक ऐसा सेरेमनियल ओकेजन हो गया था विथ 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर द सेवरल ड्यूरिंग द मील. हर मील के पहले ये लोग बहुत सारा वाइन भी लेते थे. सो दैट वाज द सेरेमनी दीज पीपल वर एंजॉयिंग. ठीक है, इतना रिवाइज कर लो एक बार, और कंटेंट में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पूछो, एंड मीनिंग्स आप अंडरलाइन करके रख देना. रिवाइज इट क्विकली. Sir, यस. so can you explain me the line, the word convulsing seemed to do something to Mrs. Pumphrey? ओके. कन्वल्सिंग, जब डॉक्टर ने पूछा कि अभी बताओ कैसा है, तो डॉक्टर ने बोला हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से रिकवर कर रहा है. मिसिस पंफरी के लिए तो बहुत हो गया. अंडरस्टूड. कन्वल्सिंग, हाँ चलो अब तो ट्रिकी ठीक होने लगा ना, तब मैं उसको ये भी दे दूं, मैं उसको वो भी दे दूं, वो बहुत वीक हो गया होगा, उसको मैं वाइन दे दूं, उसको मैं एग दे दूं, उसकी एनर्जी बूस्ट अप हो जाए, उसके लिए मैं खाने को ये भेज दूं वो भेज दूं. सो दैट काइंड ऑफ थिंग. ठीक है, तो रिकवर हो उसके लिए. Okay, sir. हाँ, उस शी टुक द रिकवरी ऑन अ वेरी डिफरेंट नोट, कि बस खिलाते रहो खिलाते रहो खिलाते रहो. उसने उसको ऐसे लिया. Shall I turn the page? Yes, sir. Yes, sir. Okay. We could now first line. We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. अब इन लोगों को तो रियलाइज ही नहीं हुआ कि ये क्या हो रहा है हम लोगों के साथ में. ट्रिकी के लिए अल्टीमेटली ब्रांडी आ गई. ब्रांडी क्या होता है, एक वाइन होती है, नशा करते हैं.
एंड वो बहुत गर्म होती है. The people living in Himachal and this Dehradun and Jammu and Kashmir, they are taking it. वो लोग इस वाइन को पीते हैं ताकि उनका बॉडी गर्म रह सके. सो जब ब्रांडी आई, देन ही रियलाइज कि ओ माय गॉड, ट्रिकी की क्या कंडीशन होगी. फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वाज rolled around. Okay, I'm increasing my voice. So we could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. He was not ready to believe कि oh my god, Tricky के लिए brandy भी आ गई है. It's a horrible situation. For a few nights, the fine spirit was rolled around and inhaled and reverently drunk. थोड़ी सी उसने ट्रिकी को ब्रांडी भी दी. And he saw that he is behaving very nicely. इसके आसपास आ रहा है. Now Mr. Harriet realized कि घर में इसको कितना सारा मिलता होगा खाने के लिए. जब ये बीमार हो गया और इसको लोग इतना खिला रहे हैं जबकि नहीं खिलाना चाहिए, तो घर पे जब ये नॉर्मल होगा तो इसको कितना ये लोग देते होंगे. So that thing he realized. तो उसने जब थोड़ी सी ब्रांडी दी, एंड ट्रिकी was also, आपको मालूम है कि was a very greedy dog. बहुत लालची डॉग था, कुछ भी खा लेता था, कभी भी मैनेज कर लेता था. So he drank the wine too, that brandy, he realized. So they were days of deep content, and starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. तो ब्रांडी भी ये लोग पीने लगे. अब ये लोग क्या था, तो डॉक्टर बोल रहा है कि वो जो मेरा टाइम था जब ट्रिकी मेरे हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज था, दैट वाज द हैप्पी टाइम ऑफ माय लाइफ. डीप कंटेंट, दैट वर द डेज ऑफ माय डीप कंटेंट. मतलब दिल से हम लोग ज्यादा सेटिस्फाइड थे खाने पीने को लेके. बिकॉज आवर डे वाज स्टार्टिंग वेल विथ एक्स्ट्रा एग. हमारा दिन स्टार्ट होता था, ब्रेकफास्ट में एग आते थे, हम लोग वो खाते थे मॉर्निंग में. एंड उसके बाद में मिड डे वाइन मिलता था, और एक से एक लग्जूरियस चीजें मिलती थी. रात को फायर के साथ में हम ब्रांडी भी लेते थे. रात फॉरेन कंट्रीज में ठंडी होती है, तो ये लोग ब्रांडी भी लेते थे अलोंग विद द फायर. सो इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों साइड से अपने आप को वार्म रखने के लिए आता था ट्रिकी के लिए, और खाते थे ये लोग. So it was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest. डॉक्टर को तो ऐसा भी होने लगा कि अगर ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट में रख लूं तो कितना अच्छा होगा, पूरी लाइफ खाने पीने को ऐसा ही आता रहेगा. बट आई न्यू मिसेस पम्फरी वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट. लेकिन मुझे मालूम था कि मिसेस पम्फरी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है. उस डॉग को ये कितना केयर करती हैं कि यहाँ हॉस्पिटल में इतना सारा भेजती है, इसको एक दिन भी अपने से दूर नहीं रख सकती हैं. अगर मैं इसको यहाँ रखूंगा तो क्या होगा. तो शी इज सफरिंग, ही नो इट वेरी वेल. एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, 15 दिन बाद में, felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. And after 15 दिन के बाद में, after a fortnight, Mr. James Harriet has called Mrs. Pumphrey. उनको कॉल किया कि now your dog is Tricky, who is completely well. Now you come and collect your dog. Sir, your voice is low. Okay. Now is it okay? Yes, now sir. It's okay. Okay. Yes, sir. Okay. Sometime it happens. Voice is not coming. Okay. So ऐसा हुआ. उसके बाद में ट्रिकी को ट्रिकी हैज टोटली रिकवर्ड. 15 दिन बाद में मिस्टर जेम्स हैरियट हैज कॉल्ड मिसेस पम्फरी कि नाउ यू कैन कम एंड कलेक्ट योर डॉग फ्रॉम हियर. अब ट्रिकी एकदम ठीक हो गया है. यू कैन कम एंड टेक. आप इसको आके ले जाओ. विद इन मिनट्स about 30 feet of gleaming black metal drew up.
विद इन मिनट्स, थोड़ी जैसे ही मिस्टर हैरियट ने कॉल किया, थोड़ी ही देर में एक बड़ी सी कार वहां आ गई। दैट मीन्स मिसेस पम्फरी वहां आ गई, किसी को भेजा और ट्रिकी का रिकलेक्शन स्टार्ट हो गया। A gleaming black metal drew up outside the surgery. एक बड़ी सी कार ब्लैक कलर की मेरी सर्जरी के बाहर, हॉस्पिटल के बाहर आ गई। एंड द chauffeur, just 1 minute, the chauffeur opened the door. Chauffeur means the driver, the keeper. He opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey. गाड़ी से उतरी, ड्राइवर ने दरवाजा खोला और मिस्टर हैरियट ने देखा कि मिसेस पम्फरी आ गई है। ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, ऑलमोस्ट उसने देखा। हर हैंड्स वर टाइटली क्लेस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर, उसने अपने दोनों हाथों को हाथ में पकड़ा हुआ था। इट मींस शी वाज ईगरली वेटिंग फॉर ट्रिकी, ट्रिकी को ईगरली वो देखना चाहती थी। Her hands were tightly clasped in front of her and her lips trembled. उसके होठ कांप रहे थे। Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? जैसे ही ये डॉक्टर मिस्टर हैरियट उसके सामने गए, मिसिस पम्फरी ने बोला, उसके हाथ कांप रहे थे, होठ कांप रहे थे। She was a bit nervous and excited too in that kind of state. और डॉक्टर को इमीडिएटली बोला कि आप मुझे सच बताओ कि ट्रिकी ठीक तो है। यस, ही इज फाइन। देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। तुमको कार के, मैडम आपको कार के नीचे आने की कोई जरूरत है नहीं। यू वेट देयर, आई विल गो एंड फेच हिम। मैं अंदर जा रहा हूं और उसको ट्रिकी को लेके आता हूं। एंड आई वॉक, यस ही इज फाइन। And I walked through the house into the garden. वो हाउस के अंदर गए, अपनी सर्जरी में गए, गार्डन से होते हुए। A mass of dog was hurling round and round the lawn. Mass of dog यानी बहुत सारे जो डॉग थे वहां पे, सब दौड़ रहे थे गार्डन में, खेल रहे थे इधर उधर लॉन पर। एंड इन देयर मिड्स, उनके बीच में, ईयर्स फ्लैपिंग, टेल्स वेविंग, कान हिलाता हुआ, पूंछ को हिलाता हुआ, was the little golden figure of Tricky. ये ट्रिकी का अपीयरेंस था, गोल्डन कलर का था। एक गोल्डन सा डॉग उनके बीच में खेलता हुआ दिखा, वो ट्रिकी भी था। So in 2 weeks he had been transformed into a Lethe. अभी ये जो 2 वीक का टाइम था ना, उसमें उसके पहले ट्रिकी की क्या कंडीशन थी? वो एक एकदम इनफ्लेक्सिबल काइंड ऑफ पर्सन था। लीथे मीन्स लेथार्जिक था एकदम। यस, लेथार्जिक इज अ गुड वर्ड। एकदम ढीला ढाला था। लेकिन नाउ ही इज वेरी वेल फ्लेक्सिबल। ठीक है, सो नाउ ही इज वेरी वेल एक्टिव। जस्ट वेट। So a mass of dog came and in 2 weeks he had been transformed into Lethe, hard muscled animal. एकदम सॉसेज, मैंने बताया था मीट का टुकड़ा, मोटा चर्बी वाला, एक्स्ट्रा मीट वाला। उसके बदले अब थोड़ा सा उसके अंदर इंप्रूवमेंट आया था। ही वॉज अ बिट हार्ड मसल्ड एनिमल। बहुत ज्यादा स्टोरी है इसलिए ऐसा डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एकदम ठीक हो गया, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं। 15 डेज के अंदर कोई पतला नहीं हो जाता है। बट यस, द डॉग इज इन अ फिट कंडीशन एंड ही वाज कीपिंग अप वेल विद द पैक। पैक यानी जो डॉग्स का ग्रुप था, उसके अंदर अच्छे से वो मूव कर रहा था, बिहेव कर रहा था, एंजॉय कर रहा था। एंड स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। उसकी चेस्ट ग्राउंड को ऑलमोस्ट टच कर रही थी, खेल रहा था। दैट मोमेंट आई कैरीड हिम बैक along the passage to the front of the house. मतलब वो खेल रहा था, उसको इसने लिया, कैरी किया और सर्जरी के बाहर आया।
और उसके बाद में ब्रश फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के आगे वाले पोर्शन में आया. द chauffeur was still holding the car door open when Tricky saw his mistress. जो ड्राइवर था उसने ड्राइवर उसने दरवाजा खोला और उसने देखा कि मिसेस पंफरी ईगरली वेट कर रही हैं और ट्रिकी ने भी अपनी मिस्ट्रेस को देखा. ठीक है, जस्ट रिवाइज दिस. आई एम गिविंग यू फ्यू सेकेंड्स टू रिवाइज कंटेंट. जो हार्ड वर्ड है उसको कहीं नोटबुक में लिख लेना. एंड कंटेंट में कोई प्रॉब्लम, कोई लाइन समझ में ना आई हो तो आस्क मी अगेन. Sir? Yes. Reverently drunk means? Generally drinking means always drinking. अभी तक ये लोग कैसे थे? They were the poor kind of people. शायद ही कभी इन लोगों को वाइन और ब्रांडी ये सब ये लोग लेते थे, और अब तो ट्रिकी के नाम पे इनको रोज मिलने लगा. So they were regularly drinking it. एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ रेवरेंटली का होगा रिस्पेक्टफुली. बाकी आप डिक्शनरी में देख लेना व्हाटएवर इज रेलेवेंट. Okay, shall I move ahead? Shall I turn the page? Yes, sir. Okay. Now Tricky has saw his mistress. He took off from my arm in the tremendous leap and sealed into Mrs. Pumphrey's lap. वहां से उसके हाथ से उसको लिया और मिसेस पंफरी के लैप में डायरेक्टली ट्रिकी चला गया. एंड शी गेव अ स्टार्टल्ड ओ. जैसे ही मिसेस पंफरी के लैप में गोद में वो ट्रिकी आया, मिसेस पंफरी ने बोला ओ, एंड देन हैड टू डिफेंड herself as he swarmed over her, licking her face and barking. एंड हियर ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को बहुत टाइम बाद देखा था. ही स्टार्टेड बार्किंग, भौंकने लगा और उसके फेस को लीक करने लगा, चाटने लगा. एंड स्वॉर्म्ड ओवर हर, उसके ऊपर कूदने लगा, दौड़ने लगा, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प्ड द चॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड. और जब ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे, मिसेस पंफरी एंड ट्रिकी, तब वो चॉफर उसको, ट्रिकी को जब वो लेने के आया था तो उसके पास सामान तो बहुत था. इन लोगों ने 2-4 कपड़े तो आपको मैंने डिस्क्राइब किया था कि जब कार आ रही थी तो उसके अंदर चलती कार में भी डाल दिए थे. सो बाय द टाइम द चॉफर एंड द डॉक्टर मिस्टर हैरियट, उन लोगों ने जो भी ट्रिकी का बेड था, उसके टॉय थे, उसके कुशन थे, उसका बाउल, none of which had been used. Here the author is कि जो भी उसने भेजा था, टॉय, कुशन, कोट, बाउल, बेड, एक भी चीज मिस्टर हैरियट ने यहाँ यूज नहीं की थी ट्रिकी के लिए. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. Tears shone in her eyes and her lips trembled. मिसेस पंफरी बहुत टाइम बाद में अपने पेट डॉग ट्रिकी को मिली थी. सो जब कार आगे जाने लगी, कार थोड़ा मूव हुई, तब
जेम्स हैरियट जो हमारा डॉक्टर है, ऑथर है, उसने देखा कि मिसेस पंफरी की आंखों में आंसू है, देयर आर टीयर्स इन हर आईज। ये अलग होने का नहीं है, मिलने के खुशी के आंसू थे। एंड हर लिप्स वर ट्रेम्बलिंग, उसके होठ कांप रहे थे। इट मींस शी इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस हर जॉय एंड रीयूनियन विथ ट्रिकी। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड। वो बोली, मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू। ओ हाउ कैन आई थैंक यू, आपने मेरे ट्रिकी की जान बचाई। एंड दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ये ट्रायम्फ है, यानी जीत है, यानी विक्ट्री है। किसकी? सर्जरी की, आपकी ट्रीटमेंट की। आपने जो इलाज किया, ये उसकी विक्ट्री है। सिर्फ वैसा ही जैसे मेडिसिन, अभी कोरोना की मेडिसिन कोई है ही नहीं, तो भी लोगों को कोरोना होता है, हॉस्पिटल में जाते हैं और ठीक होके वापिस आते हैं। तो जो फैमिली मेंबर होते हैं वो डॉक्टर को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, थैंक करते हैं कि कोई मेडिसिन नहीं है तो भी आपने हमारे फैमिली मेंबर को जिंदा रखा। डॉक्टर, आई एम रियली थैंक यू वेरी मच। यू आर नॉट merely a doctor but you are an angel and you are a god. There are many people believe so। सेम एक थिंकिंग की आइडियोलॉजी यहाँ पे भी बताई गई है। एंड द टाइटल हैज बीन डिस्क्लोज दैट दिस इज ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। जो आपने इसकी ट्रीटमेंट की, ये उसकी विक्ट्री है। ठीक है। एंड सम ग्लोसरीज हैव बीन गिवन हियर, जो आप देख लेना, यूजफुल हो तो आप उसको लिखना। And let me ask some question and answer. I want to know some answer from you all. Yes. The first question on your screen is, ये मैंने कहा था हम बाद में डिस्कस करेंगे। जिसका मैं नाम बोलूं वो बोलेगा। रुद्र पटेल, देव प्रजापति, फिर मैत्री। रुद्र पटेल, देव प्रजापति, are you listening me or not? Maitri, Hetvi. So can I try? Yeah, try. Yes. Is the narrator as rich as Tricky's mistress? No. Okay, how? Yes, no, नहीं, थोड़ा आंसर डिस्क्राइब करो। हाँ, how can you say no? Sir, because the narrator was enjoying the 2 eggs given by the mistress. Yes, 12 egg आते थे, सॉरी 24 egg आते थे, 2 dozen, यानी 24 egg आते थे। तो उसके ऑफिस में वहाँ 12 लोग होंगे सर्जरी में, तो सबको ब्रेकफास्ट में 2-2 egg मिलते थे। So it shows that he was not taking everyday breakfast of egg, but here definitely it shows that Tricky's mistress, who is Mrs. Pumphrey, was a very rich lady, and that's why separate bowls were there for Tricky's lunch, breakfast, and dinner. ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। Next is ध्रुमी सोनी, मानित, एक ही बच्चा है, एक ही खाता। साहिल, अनिकेत, हार्दिक, म्यूट करो बेटा। Second is, how does he treat the dog? So, may I try? Yes, try करो। The doctor treat the dog
in this week. First 2 days he didn't give anything to eat to the dog, but just give only water. And after, when he started to respond the things that is happening in his surroundings, he gave him a little bit of food, and gradually the Tricky started treating himself only. Okay, fine, good. So only you'll have to mention that he took his intention was to उसको क्योर करने के लिए immediately separation from the mistress पहला एजेंडा था. दूसरा था 2 दिन तक कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया. Nothing has been provided to eat, only water. And after 2 days, when he started responding and he started licking the bowl, it means जब उसके real hunger start हुई, started offering him a little. So as per the observation he has started, okay, he here means doctor, that is James Harriet. Next question is, why is he tempted to keep Tricky as a permanent guest? डॉक्टर ऐसा क्यों चाहता था कि ट्रिकी परमानेंट गेस्ट बन के हमारे यहाँ पे आ जाए? इसका आंसर मुझे Oh, there are many people. Sir, can I? Sir, can I? Sir, can So I? wait. बोलो मानित, आप बोलो. Yes, sir. Mr. Harriet is tempted to keep Tricky on as a permanent guest house because of a good food and wine he is enjoying in Tricky's name. He does not want to lose the luxurious inflow of fresh eggs, wine, and brandy. Fine. आपका आंसर, are you reading from some book or giving your own answer? No, sir. Giving of my own. Fine. Aniket, you want to add something in the answer? No, sir. It was same. Okay, it was same. Fine, I'm satisfied. The answer is right. You can add on some more detail because the author was enjoying a lot. He was getting good brandy, wine, and eggs for breakfast, not only for him, but for his staff too. And the treatment was not costing him anything. So this is the way that was the reason he was tempted. Tempted मतलब एक बार सिर्फ उसके मन में सोच आई, ग्रीड आई कि इसको अगर परमानेंट मेंबर रख लो तो कितना अच्छा होगा. Last is, why does Mrs. Pumphrey think the dog's recovery is a triumph of surgery? It is an individual thinking. Rudra. Yes, sir. Rudra. हाँ रुद्र बोलो. Mr. Pumphrey thinks it because there is a change in Tricky's condition after surgery, as Tricky was transferred into hard-muscled and flexible dog from its ill condition, and dog is now feeling energetic and enthusiastic. And he leaped into the hands of Mr. Pumphrey and started licking her and bark on her due to the excitement. Hence, one can say the transformation in Tricky's condition is because of surgery. Oh God, it seems you are reading answer from somewhere. But anyways, Dev, Sir? You want to add something? It's good. Sir? Your answer is right. Huh? Sir, I have written in my notebook. Okay, fine. Yeah, my guess was right. Dev, you want to add something? No, sir. Okay, is there any student want to add something in the answer? Sakshi, you want to add something? Yes, sir. Okay, add. Mrs. Pumphrey loves his dog very much. Loves her dog very much, and Tricky is everything for her. And when the doctor cured him within a fortnight, and he changed the Tricky from a fat dog to a very
a very fit and fine dog. So she was very happy to see the Tricky, and that's why she said that it was a triumph of Sir. Very good, excellent answer. I like. Very good. Good. Keep the same spirit. एक बात याद रखना, बोर्ड एग्जाम में आंसर, उसी आंसर को फुल मार्क्स मिलेंगे या अच्छे मार्क्स मिलेंगे जो आप अपने थॉट से लिखोगे. कोई भी प्राइवेट पब्लिकेशन है, उसका आंसर आपने लिखा, बट दैट इज नॉट योर ओरिजिनल थॉट. आपको हमेशा एग्जामिनर को वो आंसर पसंद आता है जो स्टूडेंट्स अपने वर्ड में डिस्क्राइब करते हैं. इन योर स्कूल्स आल्सो आपके टीचर विल लाइक द आंसर व्हाट यू आर राइटिंग इन योर ओन वर्ड rather than any publication. There are a lot publications available in the market, and there is not a single publication in which mistake is not there. But the best answer is what you are writing by your own. So always try to develop a habit of expressing your own thought in English. That is the biggest problem we are facing. हम अभी यहाँ अपने आप को एक्सप्रेस करते नहीं हैं. फिर when we are going to give IELTS exam or any TOEFL or any examination, we are wasting money on tuition classes. हम IELTS के कोचिंग सेंटर में जाते हैं, फिर पर्सनल ट्यूशन रखते हैं, वो टीचर हमें वही प्राइमरी वाला काम फिर से सिखाते हैं. But if you are developing your skills here, reading, writing, speaking and listening here in this English, definitely Sir, can you zoom out to this? get better. I want to ask certain question. That's why I am at the end of the page. No, sir, I'm saying just zoom out the screen. It's zoomed in. Yeah. I want to ask some question. I wanted to know something. My question is to Vishwa. Vishwa. Yes, sir. Okay. Your question is, why is Mrs. Pumphrey worried about Tricky? Yes, sir. The Mrs. Pumphrey was worried about Tricky because he was not responding to things around him, and he was not active, and he was suffering from he was suffering with some disease. He was not eating his favorite meals and food. And Tricky was not showing any activeness, so that's why. Okay, right answer. Your points are right. Is there any student want to add something in the answer? Question मैं फिर से repeat करता हूँ. Why is Mrs. whatsoever जो भी आपने दिया है is absolutely Vishwa right. Your answer is right. Okay. And I appreciate the way you have explained is good. ऐसा होना चाहिए. The board is expecting same. Yug, Preet, Dhruvil, you want to add something? Dev Sharma. Why these boys are not responding? Dev Sharma. Yes, sir. You want to add something to the answer, or shall I ask you new question? No, sir. Okay. Now somebody tell me. Somebody please give me answer. What are the instruction given by doctor
And what was that instruction? What was the instruction given by the doctor? And what were the instructions? So may I? Wait, let some other साक्षी थोड़ा wait करते हैं, कोई और तो बोले. समय सर मैं आई. बोलो रोहन, ट्राई करो. या सर मतलब उसका ईटिंग में हिंदी में. No. It's an English class and I want you to express. हिंदी का जो क्लास होगा उसमें you can communicate in Hindi. But it's a question answer and you will have to express in English. Think over it, write it down. Drumi Soni, Priya, Rudra Patel. Yes, sir. आंसर दो. डॉक्टर ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया था मिसेस पंफरी को? Sir, can I? So may I? Wait. Sir, can I answer? हाँ बोलो. Yes, sir. The instruction given by the doctor to Tricky was to cut down the sweets from his meal and to give Tricky exercise every day. Due to the overcare of the Mrs. Pumphrey, it was not followed by her. ओके फाइन, ठीक है. तत्व आई थिंक सम प्रॉब्लम विद तत्व. तुषित, गज्जर तुषित. Yes, sir. ओके, आंसर दो मुझे. आप मुझे यू लेट मी नो, was there Tricky really ill or that was a very temporary situation? Sir, repeat कीजिए sir. Tricky was really unwell or it was a temporary situation? Was he required in the hospital for 15 days or not? Sir, it is required, sir. Why? Because sir, he is not exercised well and that means he was not fit. आपका हाँ, कहने yes का sir, मतलब, it's not fit. हाँ, he was not ill. His greed has made him ill. ठीक है? And in order to treat, in order to recover from the illness, Mr. James Harriet has took him to his surgery and cured him. He has recovered well and come back. ठीक है? okay sir. Sir, as well as Miss Pumphrey has also made him ill. Yeah, Mrs. Pumphrey was totally responsible. And the dog was equally responsible too because he can manage any food anytime. But Mrs. Pumphrey on top, she was responsible for the illness of Tricky. Right answer, hai? Okay. Do you think it is a real life fiction or a real life story or merely a fiction? Or it is a combination of both? Sir, can I try? Rajvi, bolo. Rajvi. Sir, it's merely a friction. Okay. It's merely a friction. But Sir, can I answer? Yeah. So it can be a real life because there are many people in the world who loves the dog very much and who give their dog more importance than themselves only. So it can be real life. Okay. There are many people who are animal lover. So
It is So not the- merely Rajvi. Rajvi So then and it is both. we both, na? Yeah, it's both. It's both. It's both. So the Sir, but condition it is can be a both. real life incident. Boy, it happens that in at your house or my house, if we have a dog, हम उसको क्या देंगे? A very normal food. But if it is the dog of Dhirubhai Ambani, ठीक है, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, and they are a well-to-do businessman, and they are directly attached to the dog, how will they feed the dog? Like their own son. So that attachment will make the dog sick. Understood? So maybe it is possible in real life also. It is not merely a fiction. Fiction भी हो सकता है, real life में भी होता होगा. आपने बहुत सारे लोगों को देखा है. So it is a mixture of both the incidents. It happens. Sir, I many said times. merely a friction because a doctor cannot be a writer. Yeah, there are doctors are, very genius. Bina medicine ke they are taking 4 lakh, 5 lakh, 10 lakh. Doctors are genius. This COVID situation has proved it. They are very well genius. बिना मेडिसिन के और ऐसा तो क्या करते हैं कि 4 lakh, 5 lakh देते हैं. We respect. I am not against because many of the students are. आप लोगों में से भी कोई बनेगा. But there are good doctors, they knew what is the problem and they treat accordingly. So the situation is maybe different. Okay, fine, anyways. And हम इसके बाद में chapter number 2 कर देंगे, supplementary itself. No, sorry, poem करेंगे इसके बाद वाले class में. But Maybe, sir, after vacation? Yeah, poems Yes, are sir, very because- small. This is last class. No, sir, 15th. We can Yeah. attend on 15th. Yeah, fine. So I need, this is the end of the class. So, And poem, yes. so on 15th will be there any classes? That your admin people will let you know. I think 15 will Okay, not sir. be there. I guess. Sir, but 15th से I- vacation है. 15 से है ना? हाँ, maybe. So whatsoever it is, no problem. But last portion है ना, ये बड़ा chapter था. It required 2 periods. इसलिए मैंने इसको ले लिया. But now onward, some small topics will be there, in which we'll be discussing certain points. और जो छोटी छोटी सी हमारी poem है, वो एक period में हो जाएगी. And that is the reason I wanted to take the poem, so that हमारा syllabus जो है एक balance में पूरा होगा. And if time permits, I'll take some small portion of practice of exercise and all that. And I humbly request you all to revise the chapter and revise the question answer and try, whether right or wrong. आप सारे students मुझे सुन रहे हैं, those who are responding and some are not responding, try to write your own answers, because that will increase your capability. If you really want to improve yourself, if you really want to improve your skill, try to write your own answers. Don't totally depend upon the publication. These publication will give you only the brief outline, merely an idea. और उस आइडिया को आप कॉपी करो और फिर उसको एक्सप्रेस करो, देयर विल बी सम मिस्टेक्स. सो बेटर ट्राई टू एक्सप्रेस योरसेल्फ. तो आप अपने आंसर डे 1 से लिखना स्टार्ट कर दो. इट इज चैप्टर नंबर 1. सो ट्राई टू राइट योर ओन आंसर. फाइन. सो नेक्स्ट क्लास वी विल बी टेकिंग पोएम, और इसके रिलेटेड जो भी है आपको आई विल बी गिविंग. फाइन. सो लेट मी मेक. Okay, sir. Madam, shall I make you host? Yes, sir. Yes, sir. Make me host. Yeah, thank you, class. I'm leaving. Bye, sir. Bye, sir.
Riya Shah. हेलो रिया शाह, यस मैम। आप कौन सी ब्रांच से हो बेटा? नारायणपुरा। आपको आईडी नहीं मिला है? नहीं, अभी नहीं मिला है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। मैम आपको होस्ट बना देती हूँ। जी मैम, जी मैम। ओके मैम। हेलो एवरीवन। हेलो मैम। ओके, एक मिनट, हमारा चैप्टर 17 चल रहा था, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You got the worksheets of chapter 15? No ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Didn't Yes, get the ma'am. No worksheet? मैम, GSB Ma'am, वाले ग्रुप में कुछ भी नहीं आया है। ओके, ठीक है, मैंने भेज दिया, मैं वापस रिमाइंड करवा दूंगी। नो मैम, क्या? ओके मैम। एसएस की टेस्ट के मार्क्स कब मिलेंगे? मैम एसएस आप के मार्क्स मैंने भेज दिए हैं। मैम हमको नहीं मिले। नहीं मैम मिले हमको हैं? नहीं मैम, हमने मैम को बोला था तो मैम बोले मैम मैं भेज वर्कशीट दूंगी तो अगर आगे से मिलेंगे तो। कौन सी ब्रांच के बच्चों को नहीं मिले हैं बेटा? GSCB नारायणपुरा मैम। ब्रांच कौन? नारायणपुरा। नारायणपुरा, ठीक है। घाटलोडिया वाले बच्चों को मिल गया है? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, मैं साक्षी मैम को बोल देती हूँ बेटा, ठीक है? मैम मैंने ओके मैम। चैप्टर 15 की वर्कशीट भी भेजी है, वो भी देख लीजिएगा ना। यस मैम, यस। ठीक, थैंक यू मैम। Okay, now we are on page number poverty in India, right? 134. We had discussed about absolute poverty and relative poverty. Anybody is having any doubt in absolute poverty or relative poverty? No, ma'am. No ma'am. Okay. No ma'am. No, ma'am. My voice is audible to you all? Yes. Yes ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, good. Now see, in this poverty in India, यहाँ पे हम काफी सालों पहले की बात कर रहे हैं. Like, you know, this textbook, we are talking here about 2010 and 2012 or 2008. ठीक है, यानी हम यहाँ से अभी से 9 या 10 साल पहले की बात कर रहे हैं. सो अभी तक बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं. जो हमारा सिनारियो है दैट हैज बीन चेंज कंप्लीटली, डेफिनेटली. लेकिन हाँ, ये इसमें जो पोवर्टी रेशियो है ना स्टेट्स का, वो वही का वही है. मतलब हाँ, कम हुआ होगा शायद, जैसे छत्तीसगढ़ का 36 है तो शायद अभी 24 होगा, लेकिन सिनारियो वही का वही है. रेशियो चेंज हुए हैं, राइट? लेकिन स्टेट्स अभी भी वही सिचुएशंस में है. तो ये फिगर्स आप अभी के फिगर्स के, मतलब रीसेंट फिगर्स 2021 के साथ आप 10 साल पहले के फिगर्स नहीं टैली कर सकते, राइट? ये पहले की बात है, जो हम 10 साल पहले जब टेक्स्ट बुक बनी थी तब के लिखे हुए. सो ये मैं सिर्फ आपको समझा दूंगी कि इसमें एग्जैक्टली होता क्या है. मतलब हाउ यू विल रिलेट अर्बन एरिया फैमिली या रूरल एरिया फैमिली को, किस तरह से आप कह सकते हो कि ये फैमिली गरीब की कैटेगरी में किस तरह से आप डालोगे. कि आप अर्बन एरिया में रह रहे हो तो आप कितना कमाते हो तो आप गरीबी के नीचे हो, राइट? या गरीबी में हो. So how you will define and how you will differ, that we will discuss here. That is important to you understand कि हम किस तरह से हमारा इकोनॉमी चलता है. ये समझाने के लिए
ये, लेकिन figures do never rely on it because it is 10 years old, right? So here what we are discussing first, poverty in India. यानी if you want to decide a poverty line, अगर मुझे आपको poverty line decide करवाना है, right? We are here talking about 2011-12 प्लानिंग कमीशन. जो प्लानिंग कमीशन होता है ना, जो पूरा इकोनॉमी का एक्सपेंडिचर और ये सब डिसाइड करता है, दैट इज अ कमीशन दैट हैज बीन मेड बाय गवर्नमेंट. तो उन्होंने एक पर्टिकुलर अर्बन एरिया के लिए फैमिली एक्सपेंडिचर डिसाइड किया था कि पॉवर्टी लाइन के अंडर क्या आएगा. फॉर रूरल एरिया 816 which means 4080 पर फैमिली, यानी 5 लोगों की बात कर रहे हैं पर फैमिली, यहाँ पे 5 लोग लिए जाते हैं, राइट? तो 816 which means 4080 per family. Expenditure and the urban area per capita expenditure was fixed at the rate of 1000. That means 5000 for the whole family. समझ में आया? क्यों? अब आप पूछोगे कि रूरल में क्यों कम है मैम और अर्बन एरिया में क्यों ज्यादा है? The reason is कि urban area, in urban area we have a transportation facilities, electricity, other bills we have to pay like property tax and many tax we have to pay. But in rural areas there is no such facilities are being provided. उनको कोई ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं होता. एक गांव शायद 2 किलोमीटर में खत्म हो जाता है, राइट? अगर हम यहाँ से वस्त्रापुर जाते हैं तो 8 किलोमीटर हो जाता है. सो ये डिफरेंस है, इसीलिए यहाँ पे डिफर हो जाता है. रूरल एरिया किस कैटेगरी में जाता है फैमिली एक्सपेंडिचर और अर्बन एरिया किस एक्सपेंडिचर जाता है. तो 5000, this means at least this much per capita income should be there to reach out expenditure on the basis of criteria number of poor has reduced to 27 crores in 2011-12 and rate of poverty has reduced to 21.9%. इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस हिसाब से देखें कि रूरल एरिया में एक फैमिली 4080 कमा रही है और अर्बन एरिया में एक फैमिली 5000 कमा रही है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी गरीबी कम हो गई है. अंडरस्टूड? यानी 5000 अगर आपकी फैमिली कमा रही है तो आप गरीब नहीं हो पाई. अंडरस्टूड दैट व्हाट इट मीन्स. तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, ये क्राइटेरिया से देखा जाए तो 2011-12 में 27 करोड़ लोग जो गरीबी में थे वो गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए हैं, मीन्स अबव पॉवर्टी लाइन दे कम, राइट? और हमारे कंट्री में 21.9% रेशियो टोटल पॉपुलेशन में गरीबी में कम हो गया है. मतलब गरीब जितने थे उसमें से 21.9 अब गरीब नहीं है. दैट इट मीन्स, राइट? इन 2009-10 रेशियो ऑफ पॉवर्टी कितना था? 29.8 और 2011-12 में कितना हो गया? 21.9. तो इतनी कमी आई है. दैट मीन्स कि इतना मतलब अराउंड 9% या 8% कमी हुई है गरीबी में. सो विद इन 2 years. So that it shows, right? Now the approximately 35.47 crore people were living in poverty हमारी कंट्री में, जो हमारी अराउंड मोर देन कितनी 1.20 मैम 139 करोड़. 139, थैंक यू. तो 139 करोड़ पीपल है, उसमें से 35% यानी 35.47 करोड़ पीपल स्टिल लिविंग अंडर पॉवर्टी, यानी गरीबी में अभी भी है, राइट? और इसको अगर इंटरनेशनल लेवल पे मैं अगर मुझे जानना हो कि इंटरनेशनल, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के हिसाब से हमारी कंट्री में भी डॉलर ही मेन रुपीज वी काउंट ऑन इट. तो एज पर द वर्ल्ड बैंक ने क्या डिसाइड किया है कि किसको हम डालेंगे कि गरीब है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक तो दुनिया का देखेगी, इंडिया का क्यों देखेगी? तो उन्होंने क्या बोला, जो बंदा मीन्स पर कैपिटा इनकम इज एज 1.90 US$ in 2012 as per the rate of 2008 which is considered as the scale of poverty line. मतलब जो 2012 जो भी बंदा अगर 1.90 US$ से कम कमाता है दिन का, तो that person comes into the category of a poor person. मतलब वो गरीबी की रेखा से नीचे गिना जाएगा, right?
एक्चुअली पहले जब हम पढ़ाते थे स्टार्टिंग में 2008 ट्रेंड आगे पहले 2005 2001 में तब $1 था, धीरे 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 बढ़ के $1.90 हुआ। मतलब अगर आप $1.90 मतलब कितना 150-200 रुपए हुआ होगा, 150 रुपए शायद, आई थिंक सो 150 रुपए होगा ना। यस मैम, वही आसपास यस होगा। मैम। है ना। तो Yes, अगर ma'am. 150 रुपए से कम कमाते हो तो यू विल कम इनटू द कैटेगरी ऑफ अ पर्सन दैट विल स्केल इनटू पॉवर्टी लाइन। इसके हिसाब से हमारी कंट्री में वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी गिनती है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, अगर वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अगर गिना जाए तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 121 करोड़, अब तो बढ़ गई है, यू नो it is 139 crore, out of which 32.7 people were living in below poverty line, which makes about 45.6 crore. अगर हम इस पर कैपिटा इनकम $1.90 के हिसाब से अगर गिने तो हमारी कंट्री में कितने गरीब है 45.6 करोड़। अगर हम हमारे पर कैपिटा के हिसाब से गिने तो हमारी कंट्री में कितने गरीब है 35.47 करोड़। ये डिफरेंस है, समझ में आया। अगर हम 5,000 के हिसाब से गिने तो कम है, अगर हम इसके हिसाब से गिने तो ज्यादा है। सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन आवर पॉवर्टी लाइन रेशियो एंड वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी लाइन रेशियो, दैट इज डिफरेंट। समझ में आया यहाँ तक? कुछ कंफ्यूजन है? नो मैम। पक्का में चला, पक्का चला, समझ में आया ना? यस मैम। ओके गुड। नाउ सी यूएनडीपी। यूएनडीपी क्या है? यूनाइटेड नेशन का एक डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। 19 चैप्टर आएगा, वो इसी पे है पूरा। तो यूएनडीपी 2050 में हमारी कंट्री का रेशियो निकाला पॉवर्टी का, ठीक है। उसमें 2011-12 वाज 21.92% पॉवर्टी रेशियो इट वाज, राइट। तो उसमें हमारी कंट्री में कहाँ पे गरीबी ज्यादा है, अर्बन एरिया में ज्यादा है या रूरल एरिया में ज्यादा है, वो उन्होंने एक सर्वे किया। तो इट मींस दैट आउट ऑफ टोटल पुअर, दैट मींस 26.93, 21.65 करोड़ पीपल आर लिविंग इन रूरल एरिया। यानी गरीबी सबसे ज्यादा कहाँ पे है? रूरल एरिया में, राइट। और ओनली 5.28 करोड़ पीपल आर अंडर पॉवर्टी लाइन इन अर्बन एरिया। यानी अब देखो ड्रास्टिक डिफरेंस, गरीबी सबसे ज्यादा कहाँ पे है? रूरल एरिया में। अर्बन एरिया में गरीबी है लेकिन बहुत कम है। ओवरऑल इंडिया में 5.28 करोड़ पीपल ही अर्बन एरिया में गरीब है, इन दैट वे, राइट। तो दिस इज व्हाट इट हैज बीन सीन। अब उसके बाद उन्होंने एक और सर्वे किया, उसमें देखा कि हमारी कंट्री में स्टेट्स बहुत ज्यादा है, हर एक स्टेट में अलग अलग डिफरेंस है। सम आर वेरी रिच, सम आर वेरी पुअर, सम आर द पुअरेस्ट, राइट। So in this category, when we have categorized who is the poorest state in India, ये one marker है। Chhattisgarh is the poorest state of India. Which is the poorest state of India? Chhattisgarh. छत्तीसगढ़ मैम। Yeah, and while Goa has the poverty rate 5 point, मतलब who is the lowest poverty rate? अब तो 0 हो गया एक्चुअली, गोवा में अब कोई गरीब ही नहीं रहा है गोवा में। But as per the 2011-12 we see Goa is having the lowest poverty rate, that is 5.09. अगर lowest poverty rate दिखाया जाए तो that is Goa। तो ये चेंज नहीं हुआ है अभी इतने 10 साल के बाद भी। छत्तीसगढ़ is still, उड़ीसा, बिहार, these are the still very poor state, and Goa, Maharashtra, Kerala, this all are the rich state, right? Lowest poverty rate state. इन गुजरात प्रोपोर्शन ऑफ पॉवर्टी, अब हम गुजरात की बात करते हैं, इज 16.63। यानी हमारी जो पूरी पॉपुलेशन है उसमें 16.63% पीपल आर पुअर इन अवर कंट्री, सॉरी इन अवर स्टेट, rather other than Chhattisgarh, Assam, Uttar Pradesh, Manipur, Bihar, Arunachal Pradesh, Jharkhand, Odisha, etc. have more than 30% proportion of poverty in India. यानी सिर्फ अगर मैं इस पूरे स्टेट यानी छत्तीसगढ़, असम, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, बिहार, ये सारे जो स्टेट्स हैं वो गरीब स्टेट्स में गिने जाते हैं, उसमें हमारे पूरे कंट्री की यानी 100% पूरी पॉपुलेशन में से 30% पॉपुलेशन ऐसी है
जो गरीबी की रेखा से नीचे रहती है और यही सारे स्टेट्स में रहती है। दूसरे सारे स्टेट्स में इतने गरीब नहीं है जितने 30% पीपल आर लिविंग, यानी पुअर पीपल आर लिविंग इन दिस स्टेट्स ओनली, राइट? सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ अवर स्टेट्स, क्योंकि ऑल द स्टेट्स आर नॉट इक्वल। अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट दे रही हूँ, दिस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर मैं बोलूं ना तो भी चलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ इट इज। यहाँ पे एक स्टेटमेंट हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, द पुअर लिव इन वेल्दी इंडिया। क्या है? एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, द पुअर लिव्स इन वेल्दी इंडिया। द पुअर लिव्स इन वेल्दी इंडिया का मतलब क्या है? आप मुझे बताओ, क्या समझ में आता है आपको कि एक गरीब है जो, यानी हमारा कंट्री अमीर है लेकिन हमारे अमीर कंट्री में गरीब लोग ज्यादा रहते हैं, इसका मतलब क्या है? मैम मैम इंडिया इतना वेल्दी होने के बाद भी उसमें बहुत सारे पुअर रहते हैं। इंडिया हम कैसे कह सकते हैं कि वेल्दी है, फिर भी हमारी कंट्री में ज्यादा गरीब है? क्यों? It has natural resources, so it is wealthy. ओके, या बिकॉज हाँ, सी हमारी कंट्री में क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें हमारी कंट्री में एजुकेशन नहीं है, लेक ऑफ एजुकेशन है, ट्रेनिंग नहीं है, एबिलिटी नहीं है, राइट? प्लानिंग नहीं करते हैं हम ठीक से, स्किल्स नहीं है हमारी कंट्री में बिकॉज एजुकेशन और ट्रेनिंग नहीं है। तो हम जो हमारे पास इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज है जिसको हम बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं, और उसको यूज करके, ये सारे रॉ मटेरियल यूज करके हम बहुत ही ज्यादा प्रॉस्परस हो सकते हैं, लेकिन हम नहीं हो पा रहे हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग। मैं ये पूरा समझाती हूँ। इंडिया इज बिस्टाउड विथ नेचुरल, बिस्टाउड मतलब भरपूर, यानी विथ नेचुरल रिसोर्सेज इन लार्ज क्वांटिटी, एंड द प्रॉस्परस इन नेचुरल रॉ मटेरियल। हमारे पास बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज और रॉ मटेरियल है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? लैक ऑफ एबिलिटी, कि उसको हम प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सके। एजुकेशन नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, स्किल नहीं है, डिफेक्टिव प्लानिंग नहीं है। डिफेक्टिव प्लानिंग मतलब हमें आता नहीं है कैसे प्लान करना है। सिंस ईयर्स दिस नेचुरल रिसोर्सेज हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड टू देयर बेस्ट पॉसिबल, मतलब हमको इतना अच्छे से आता ही नहीं कि हम कैसे यूज करें। एक्सटेंड फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, as a result this proportion of poverty has not reduced, so it is said the poor live in rich India। यानी अगर हम ये नेचुरल रिसोर्सेज प्रॉपरली यूज करें, ट्रेनिंग करें, लैक ऑफ एजुकेशन मतलब एडुकेट करें लोगों को, ठीक है, तो हम हमारी जो पॉवर्टी है उसको बहुत ही जल्दी खत्म कर सकते हैं, जैसे चाइना ने किया है। चाइना ने पूरी अपनी पॉपुलेशन को किस तरह से रिसोर्सेज यूज करना, यूटिलाइज करना और उसका बेस्ट यूज करना वो सिखा दिया है, right? So because of that, what happened? They have more than 1.8% poverty ratio। यानी पूरे मतलब चाइना में 1% पॉपुलेशन ऐसी है जो 1% भी खैर बहुत ज्यादा ही होगी, लेकिन फिर भी 1% पॉपुलेशन ऐसी है जो poverty line में रहती है। So that is good, right? So understood class, this is a very important questions for you। This is the most important question for you। This is the paragraph you have to remember। अभी से important अगर टेक्स्ट बुक्स है तो डाल दो, ठीक है। अब हम बात करेंगे रूरल पुअर और अर्बन पुअर, यानी हम विलेज में किसे गरीब कहते हैं और अर्बन एरिया में किसे गरीब कहेंगे, मतलब किस तरह से हम कैटेगराइज करेंगे, किसको गरीब बोलेंगे। गरीब मतलब विलेज में तो जो लैंडलेस लेबर है, जिनके पास जमीन नहीं है, जो फार्म में काम करते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री में जो बेचारे छोटे छोटे आर्टिस्ट हैं, राइट। फिर जिनके पास, फार्मर्स के पास पैसा नहीं है, कभी भी कैसे भी गरीब होने के कारण कहीं पे भी कैसे काम चलाते हैं, जो भिखारी है, बेगर्स है। फिर फोर्स लेबरर्स का मतलब जिनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता है, जिनको नहीं करना है फिर भी उन्हें फोर्स लेबरर्स कहा जाता है। जो लोग फॉरेस्ट और माउंटेनियस रीजन में रहते हैं, ट्राइबल पीपल, उनके पास भी कुछ नहीं होता है तो वो भी गरीब ही है, राइट। फिर क्राफ्ट्समैन, जो छोटे छोटे क्राफ्ट्स बना के काम करते हैं, तो उनको इतना पैसा तो कुछ भी नहीं मिलता है, राइट। तो ये ऐसे लोग आपको गरीब कहाँ पे मिलेंगे? विलेजेस में।
अब अर्बन एरिया में किसको गरीब कहा जाता है? यहाँ पे हमारे यहाँ टेम्पररी लेबर मतलब आज काम मिला कल नहीं मिला, दैट इज नोन एज अ टेम्पररी लेबर। डेली वेजेस का मतलब भी यही होता है कि आज मुझे काम मिल गया तो मैं काम पे चला गया तो मुझे पैसा मिल गया, कल मुझे नहीं मिला तो कल मुझे काम नहीं मिला तो मेरे पास में पैसा नहीं आया। डोमेस्टिक वर्कर जो हमारे घर में काम करते हैं, राइट, रिक्शा वाला, टी स्टॉल पे जो लोग काम करते हैं, होटल में काम करते हैं, ढाबाज में काम करते हैं, गराज में काम करते हैं, बेगर्स, राइट। तो ये सारे जिनको मिनिमम और अपनी बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं वो अपनी, तो दे आर कम इनटू द कैटेगरी ऑफ अ पुअर पीपल। बट इसको कैटेगराइज किया है कि हम इसको अर्बन पुअर कहेंगे, हम इसको रूरल पुअर कहेंगे, इस तरह से हमने इसको कैटेगराइज कर दिया है, दैट्स इट। अच्छा, ये पैराग्राफ समझ में आया? यस मैम। ये पेज समझ में आया? किसी को भी कोई डाउट है या ऊपर से जा रहा है मुझे बता देना। राजवी ऊपर से गया या समझ में आया? मैम एक बार वापस समझाओ ना। क्या समझाओ बेटा? आपने पॉवर्टी वाला बोला ना वो। हाँ देखो, गरीब और मतलब गरीबी मतलब कौन से विलेज में किसको हम आप गरीब बोलोगे और अर्बन एरिया में किसको आप गरीब बोलोगे। तो विलेज में जो फार्मर्स है, पीजेंट्स है, जो रोज कमा के खाते हैं, फार्मर्स जिनके पास जमीन नहीं है, बेगर्स है मतलब भिखारी जो होते हैं, उनको कहा जाता है। ये सब हम उनको कैटेगराइज कर देते हैं क्योंकि वो रूरल एरिया में, राइट, जो जंगलों में रहते हैं, माउंटेन्स पे रहते हैं, तो ये सब गरीब लोग जो रूरल एरिया के गरीब कहे जाते हैं। अब अर्बन एरिया में आप किसको गरीब बोलोगे, राइट? तो जो रिक्शा वाला है, जो चाय या ढाबे पे बेचारे काम करते हैं, या फिर क्या कहा जाता है, हाउस वर्कर्स है, मतलब घर पे आके जो काम वाले काम करते हैं, राइट? तो ये सब हम उनको कैटेगराइज करेंगे कि अर्बन एरिया में। अर्बन एरिया में कौन गरीब है, तो इस तरह से हमने कैटेगराइज कर दिया है कि इनको हम रूरल एरिया में ये लोग गरीब है और ये लोग जो अर्बन एरिया में रहते हैं ये लोग इस गरीबी में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी सारी बेसिक नेसेसिटीज खत्म नहीं कर पाते हैं, इसीलिए। समझ में आया? यस मैम। ओके, गुड। नाउ सी, ये रीजंस ऑफ पॉवर्टी है। रीजंस ऑफ पॉवर्टी हमने जो बात की, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे कि हम क्यों गरीब है, मतलब क्या क्या रीजंस ऐसे हैं कि हम अभी भी गरीब ही है, मतलब क्यों कम बाहर नहीं आ रहे हैं। तो द ओरिजिन ऑफ पॉवर्टी इज वेरी डीप रूटेड इन विलेजेस। यानी अगर हम पॉवर्टी की बात करें तो इट इज मे बी हम अगर अभी 5 या 10 साल के बाद देखेंगे तो अर्बन एरियाज में आपको गरीब नहीं देखने को मिलेंगे, right? Very rare. It could be 5% or 10% in the whole country. But still, you will find in villages or in rural areas, you will find poor people, right? Compared to urban areas. तो क्या reason है कि क्यों गरीबी ज्यादा rural areas में है? What are the reasons? तो first, very less income in agriculture sector. Agriculture sector में कोई पैसा ही नहीं है लोगों के पास, मतलब जो गरीब है और फार्मर्स हैं उनके पास कोई इरिगेशन फैसिलिटीज या मॉडर्न फैसिलिटीज नहीं है कि वो ज्यादा प्रोड्यूस कर सके क्रॉप्स और ज्यादा कमा सके, राइट? फिर अगर रूरल एरिया में जाओगे ना तो ना वहाँ पे इंडस्ट्रीज है, ना ऑफिसेज है, ना इंस्टीट्यूशंस है। तो लोगों के पास अपॉर्चुनिटी क्या है कि वो जाके रूरल एरिया में काम करें। लोग villages. Voice is not coming. My voice is coming now? Yes ma'am, now it is coming. Oh, yeah. तो जो लोग गरीब हैं उनको कोई ऑप्शन ही नहीं है रूरल एरिया में। यहाँ पे जैसे कि आप सिटी में जाते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, आप कहीं पे भी काम ढूंढ लोगे, राइट? लेकिन रूरल एरिया में ऐसे कोई बिल्डिंग भी नहीं बनते हैं या हाउसेज नहीं है या इंडस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उनके पास एक ही ऑप्शन होता है, फार्मिंग। और फार्मिंग में ऐसा कोई पैसा मिलता नहीं है। तो लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, मतलब कोई ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग। मतलब करना है तो फार्मिंग ही करो, उसके सिवाय कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, राइट? तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ अवर कंट्री,
ठीक है। फिर हमारे पास नॉलेज नहीं है, एजुकेशन स्किल नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, राइट। तो ये सारी चीजें कम होने के कारण हमारे पास पैसा नहीं आता है, राइट। अगर आपके पास कोई एजुकेशन है, स्किल नहीं है, आप ट्रेंड नहीं हो, तो आप क्या कर लोगे नया? कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप फार्मिंग ही करोगे, राइट। तो इसके कारण आप गरीब के गरीब ही रहते हो। अगर आपके पास एजुकेशन होता, स्किल होता, कोई और ट्रेनिंग होती, तो आप उसके बाहर भी आ सकते हो, राइट। फिर अब विलेज एरिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? अभी भी लोग कास्ट सिस्टम, ऑर्थोडॉक्सी, ट्रेडिशन, कस्टम्स में भरे पड़े हैं, मतलब उसी में वो अभी तक जिंदा है और जी रहे हैं, राइट। तो उससे बाहर ही वो नहीं आ रहे हैं। जैसे कि हम हमारे यहाँ अर्बन एरिया में, आप बीआरटीएस में जाओगे तो ये नहीं पूछोगे कि आप कौन से कास्ट के हो तो मैं आपके पास बैठूंगा, या आप कौन से कास्ट के हो तो ही मैं आपके यहाँ जॉब करूंगा। तो ये अर्बन एरिया में ये सिस्टम नहीं है, राइट। तो हमारे जो गांव है वहां पे लोग क्या करते हैं, मतलब ट्रेडिशंस और कस्टम्स में ही उनका एक्सपेंडिचर हो जाता है, उनका सबसे ज्यादा पैसा उसी में खर्च होता है। मतलब शादी आ रही है तो दहेज देना है, ये है, वो है, मुंडन है, तो हर चीज में, इन सब चीजों में वो लोग इतना पैसा खर्च करते हैं कि दे आर अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, मतलब उससे कोई उनको फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी वो कस्टम्स और ऑर्थोडॉक्सी में करते हैं, राइट। तो ये सिस्टम के कारण वो गरीब है। देन लोग एक्सप्लॉयटेशन कब आपका सबसे ज्यादा होती है? जब आपके पास इलिटरेसी हो, मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कोई भी आपको एक्सप्लॉइट कर सकता है, राइट। ड्यू टू इलिटरेसी द पुअर बिकम विक्टिम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड इनजस्टिस। कोई भी आपको उल्लू बना के चला जाएगा, कोई भी आपको बोलेगा कि हम आपको इतना देंगे, पेपर वर्क करवाएगा, एंड ही विल और शी विल नॉट गिव यू एनीथिंग। तो इस तरह से आपको पता नहीं है कि आपको कोई एक्सप्लॉइट करके चला जाता है। प्लस गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें गरीब लोगों के लिए रूरल एरिया में की है, लेकिन गवर्नमेंट स्कीम्स का लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि वो इलिटरेट है कि क्या क्या गवर्नमेंट स्कीम्स है, तो उनका फायदा ही उठाना उनको नहीं आता है, तो स्टिल दे आर पुअर, राइट। कितनी कम लोन्स पे गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि कैसे लोन लेना है, राइट। तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। देन उनके पास नेसेसिटी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, यानी उनको ये नहीं पता होता है कि जैसे कि हम यहाँ पे कितने सारे प्लान्स लेते हैं, इंश्योरेंस प्लान्स एंड ये एंड वो, कितने इकोनॉमिक पॉलिसीज में हम पैसा डालते हैं जिनके पास पैसा होता है, राइट। तो वो ये सब इग्नोरिंग नेसेसिटी, यानी इकोनॉमिक वेलफेयर, तो उनको कुछ पता ही नहीं है, ये सब क्या होता है वो भी नहीं पता है। तो वो ऐसा सोचते ही नहीं है कि हम गरीबी से बाहर आए, वो जैसे है वो उनको ऐसे ही जीने में मजा आता है, मतलब दे आर ओके विथ इट, राइट। तो ये इग्नोरिंग नेसेसिटी है। मतलब अगर मैं सोचती हूँ कि हाँ मेरे पास इतना छोटा सा घर है, बस मैं आई एम हैप्पी, तो अगर मैं ऐसा सोचूंगी तो मैं उससे कभी बाहर ही नहीं आऊंगी, right? If I'll think big, then I'll get big. So that is the problem in villages. Then cash crops को encourage नहीं किया जाता है। cash crops किसे कहा जाता है? sugar cane है, cotton है, ये oil seeds है, हाँ, जिसमें फटाफट पैसा मिलता है, उससे cash crops कहा जाता है। तो हमारी कंट्री में cash crops को encourage नहीं किया जाता है, right? तो उसके कारण जो एडिबल क्रॉप्स है वो रिड्यूस्ड हो गए हैं। तो इसके कारण भी जो गरीब लोग हैं उनको खाने नहीं मिलता है, क्योंकि फूड ग्रेन्स भी कम मिलते हैं, पल्सेस भी कम मिलते हैं, राइट। तो दिस इज एंड प्राइस राइज बिकॉज ऑफ विच पीपल कुड नॉट गेट मील्स ट्वाइस अ डे। यानी इतना गरीबी बढ़ गया है कि जो गरीब लोग हैं, जो पूरा दिन फार्म्स में काम करते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं, लेकिन फिर भी उनको दो टाइम का खाना नहीं मिलता है। दिस इज द सिचुएशन ऑफ अ रूरल एरिया, ठीक है। अब बिकॉज ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, रूरल इकोनॉमी कोलैप्स्ड। मतलब हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने हमेशा क्या सोचा है? अर्बन एरियाज का सोचा है, रूरल एरिया का नहीं सोचा है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी अच्छा फायदा, मतलब कैसे पैसा कमाया जाए गवर्नमेंट को, ये इसके लिए उन्होंने अर्बन एरियाज पे ही ध्यान दिया है, रूरल एरियाज पे कभी ध्यान ही नहीं दिया है। तो उसके कारण क्या हुआ? रूरल इकोनॉमी कोलैप्स हो गई, खत्म हो गई कंप्लीटली, ठीक है।
कॉटेज और स्मॉल जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है वो भी कोलैप्स हो गई, उनको भी कुछ भी नहीं मिलता है, राइट? वो भी क्योंकि उनका न लोन मिलता है न कुछ मिलता है। तो माइग्रेशन इंक्रीज्ड, इनकम इन एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्रीज्ड, और लोग क्या करने लगे, कहाँ पे आने लगे, अर्बन एरिया में आने लगे। इसके कारण इनकम इन एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्रीज, जो इनकम थी ना एग्रीकल्चर सेक्टर की वो डिक्रीज ही हो जाएगी ना, क्योंकि एग्रीकल्चर में बेचारे को कुछ मिल नहीं रहा है, तो वो तो यही सोचेगा कि मैं सिटी में जाके कुछ कमा लूं, राइट? तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो इनकम थी वो भी डिक्रीज हो गई, राइट? फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, पुअर पीपल आर द विक्टिम्स ऑफ मैल न्यूट्रिशन एंड डिसीजेस। मतलब उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो उनको बहुत सारी बीमारियां होती है, और फिर उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता है कि वो हेल्थ पे इन्वेस्ट कर सके, मतलब हेल्थ के पीछे पैसा डाल सके। सो दैट इज द प्रॉब्लम, राइट? तो इसके कारण गरीबी वैसी की वैसी है। देन ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, ड्यू टू चेंज इन technology, traditional businesses, cottage industry, etc. were deteriorated and unemployment was increased. Technology change हुई, right? Traditional business, फिर cottage industry, ये सब deteriorate हो गया। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें इंडस्ट्रीज बहुत सस्ते में बनाने लगी, तो कोई कॉटेज इंडस्ट्री में जाके क्यों खरीदेगा भाई, राइट? इतना महंगा, क्योंकि कॉटेज इंडस्ट्री में पैसा ज्यादा देना पड़ता है, तो वो क्यों देगा कोई भी, क्योंकि वो सस्ता आपको जो इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है उसमें मिलेगा। तो दैट इज द रीजन, जो सिचुएशन थी ट्रेडिशनल बिजनेसेस की, कॉटेज इंडस्ट्रीज की, वो कंप्लीटली डिटीरियोरेट हो गई और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया रूरल एरिया, राइट? तो ये बहुत बड़ा रीजन है। फिर रूरल एरिया में पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा है, people don't understand the concept of planning, right? तो that they don't do, death rate decrease, अब लोग कम मरते हैं पहले के हिसाब से, तो डेफिनेटली अगर लोग कम मरेंगे और पैदा ज्यादा होंगे तो पॉपुलेशन तो बढ़ने ही वाली है। एवरेज लाइफ स्पैन इंक्रीज, मैंने बोला 68 ईयर्स गया है हमारी कंट्री का, राइट? देन सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज कंपैरिजन टू डिमांड, यानी सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज इन कंपैरिजन टू डिमांड ऑफ लेबर। इसका मतलब क्या है कि लोग एम्प्लॉयमेंट यानी लोग बहुत ज्यादा है जो काम करना चाहते हैं, लेकिन इतना काम है नहीं, दैट इज व्हाट इट मीन्स, ठीक है? सो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज्ड, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ही ना। ऑन द अदर साइड द प्रोडक्शन थिंग्स ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट इंक्रीज, यानी प्रोडक्शन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो जरूरत की चीजें हैं, उसका प्रोडक्शन अब कम हो गया है। इसके कारण प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, राइट? तो इसके कारण जो गरीब लोग हैं वो कमा नहीं सकते, और परचेजिंग पावर तो है ही नहीं, पैसा ही नहीं है तो परचेजिंग पावर कहाँ से आएगा? तो इसके कारण रूरल एरियाज में क्या हुआ है, लिविंग लाइफस्टाइल डिटीरियोरेटेड, मींस देयर लाइफस्टाइल हैज बीन डिटीरियोरेटेड बिकॉज ऑफ दैट। तो इसीलिए अभी भी रूरल एरियाज में गरीबी बहुत ज्यादा है। ये फिर से आपको रीड करना है तो कोई रीडिंग करेगा, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मैं फिर से पढ़ा देती हूँ। डिटीरियोरेटेड का मतलब समझाओ। डिटीरियोरेटेड मतलब बद से बदतर और खराब, जितना खराब है उससे ज्यादा खराब। अंडरस्टूड? मैम लास्ट वाला पॉइंट एक बार फिर से समझाओ। उसमें है ना, देयर वाज इंक्रीज इन, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, यानी गरीबी रूरल एरिया में क्यों ज्यादा हो गई? पहला तो पॉपुलेशन रूरल एरिया में बहुत ज्यादा बढ़ गई, लोग कम मर रहे हैं बिकॉज एवरेज लाइफ स्पैन अच्छा हो गया है, तो कम लोग मर रहे हैं और पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो पॉपुलेशन तो बढ़ ही जाएगा ना। तो लोग यानी काम करने वाले बहुत ज्यादा है, यानी रूरल एरिया में अगर आप खड़े कर दो कि हमको इतने काम बंदे 50 बंदे चाहिए, तो वहां पे 150 बंदे खड़े हो जाएंगे कि हम काम करने के लिए रेडी है। लेकिन तो 150 लोग अगर काम करने के लिए खड़े हो रहे हैं और 50 लोगों का ही काम है, तो 100 लोग क्या है, अनएम्प्लॉयड है ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया वहां पे, ये प्रॉब्लम हो गया, ठीक है? फिर बेसिक रिक्वायरमेंट, जो हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो
ऑन अदर साइड द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट, जो मतलब जरूरत की चीजें हैं, जैसे कि जैसे मैं किसको ले लूं, जैसे कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स में एजुकेशन फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, सैनिटेशन फैसिलिटीज, ये कम हो गई है वहां पे, ठीक है। और फिर उसकी प्राइजेस भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो वो लोग बेचारे, उनके पास इतना पैसा ही नहीं है, परचेजिंग पावर ही नहीं है कि वो उसको खरीद सके, तो उसके कारण उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसके कारण पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है, मतलब रूरल एरिया में गरीबी बढ़ती ही जा रही है, कम होने का कोई चांस नहीं दिख रहा है, मतलब रीजन ऑफ पॉवर्टी इन रूरल एरिया। Some villages in our country are very good in condition. Some are in very in very dire condition, मतलब बहुत खराब हालत में है। जैसे कि आप यूपी में चले जाओ, बिहार में चले जाओ, महाराष्ट्र के भूगर्भ मतलब एकदम इंटीरियर में चले जाओ, तो वहां पे बहुत खराब हालत है, बहुत ज्यादा गरीबी है, राइट। तो ये सारी सिचुएशंस है, राइट, that we are facing nowadays also. So that is the reason of poverty. अच्छा, मैंने बहुत ज्यादा बोला आज। रीजन ऑफ पोवर्टी चलो एक बार कोई रीड कर दो, तो कोई भी कंफ्यूजन है, क्योंकि ये मार्कर क्वेश्चन है। यस कृष्णा, रीड। Ma'am, या ma'am, can I read? ma'am, can you explain the last fourth point? लास्ट फोर्थ पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स। ओके, कैश क्रॉप्स का इसका मतलब क्या है बेटा, कि जैसे कि आप एक विलेज में रह रहे हो, ठीक है। अब विलेज में कैश क्रॉप्स किसे कहा जाता है, शुगर कैन है, कॉटन है, जूट है, ये सब कैश क्रॉप्स में आ जाते हैं। ये कैटेगराइज्ड हम, ऑयल सीड्स है, ये सारे कैश क्रॉप्स में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर आप एक विलेज में आप कैश क्रॉप ज्यादा उगाओगे, राइट, तो आप उगा तो रहे हो, लेकिन आपको इतना फायदा इतना ज्यादा नहीं मिल रहा है जो फार्मर्स है। और उनको जो, जैसे कि फार्मर्स ने काम किया, तो ये सब, तो ये कॉटन तो खाएंगे नहीं, शुगर कैन तो खाएंगे नहीं, राइट। तो उनका जो भूख है, वो तो उनको पैसा भी नहीं मिल रहा है। फर्स्ट थिंग, जो फार्मर्स है, उनको इतना पैसा भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो वहां पे काम कर रहे हैं ये सब कैश क्रॉप्स उगाने में, राइट। और सेकेंड चीज, उनको ये जैसे कि पल्सेस है, वेजिटेबल्स है, व्हीट है, राइस है, बाजरा है, मेज है, ये उग नहीं रहा है क्योंकि कैश क्रॉप्स उगाया जा रहा है। तो वो जो उनको बेसिक खाने के लिए जो चीजें चाहिए, जो एडिबल क्रॉप्स है, वो तो उग नहीं रहे हैं। प्रोडक्शन ऑफ एडिबल क्रॉप्स वाज रिड्यूस्ड, राइट। तो दिस ट्रिगर्ड द स्कैरसिटी ऑफ फूड ग्रेन्स। तो जो बेचारे गरीब फार्मर्स है, उनके पास फूड ग्रेन्स अगर वो उग जाते हैं, तो वो उसी में से बना के खा लेंगे, या फिर वो परचेज कर लेंगे। तो वो भी नहीं मिल रहा है, तो उसके डेफिनेटली प्राइस तो बढ़ ही जाएगी ना। वो फार्मर्स अगर उगा ही नहीं रहे हैं, कैश क्रॉप्स ही उगा रहे हैं, एडिबल प्रोडक्ट्स उगा ही नहीं रहे, तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। सो बिकॉज ऑफ विच पीपल कुड नॉट गेट मील्स ट्वाइस अ डे, मतलब इसके कारण उनको 2 बार का खाना भी नहीं मिल रहा है, राइट। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ द रूरल एरियाज। Understood? Yes, ma'am. Okay. Yes. Now, who want to read? Krishna, read. Yes, ma'am. Reasons of poverty. The origin of poverty is more deep rooted in villages, rural areas as compared to urban areas. Following are the reasons for it. Decrease in income from agriculture sector because of insufficient development in the field of agriculture and insufficient irrigation facility, lack of alternative employment apart from farming, lack of knowledge regarding other employment, education, skill or training in the rural area, increase in debt as a result of excessive expenditure because of caste system and orthodoxy, tradition and custom. Thus, it may be said that it is due to increase in unproductive expenditure due to illiteracy. The poor become victim of exploitation and injustice. Along with that, they are not able to get proper benefit of government schemes because of lack of information.
due to ignoring necessities and economic welfare of the poorest section of the society during the formation of economic policies. Production of cash crop was encouraged while production of edible crop was reduced. This triggered the scarcity of food grains and pulses and price rise because of which people could not get meals twice a day. Because of execution of economic reform, rural economy collapsed, cottage and small scale industry broke down, migration increased, income in agricultural sector decreased, poor people are became victims of malnutrition and diseases. Expenditure on health increased. Although income was static, but expenditure on medicine increased due to change in technology. Due to change in technology, traditional business, cottage industry, etc., were deteriorate and unemployment has increased. There was an increase in population growth, death rate decreased, average lifespan increased, And the screen supply is of not labor visible. increase in comparison to demand of labor, so unemployment increased. On the other side, the production of things of basic requirement decreased. There was price rise. There was downfall in purchase power was experienced. Living standard deteriorated, thus poverty increased. Okay. Now strategy for poverty eradication. अब जब हम strategy of poverty eradication की बात करेंगे ना बेटा, कि हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है टू डिक्रीज पोवर्टी. यानी डेफिनेटली गवर्नमेंट को कोई प्लानिंग तो करनी पड़ेगी अगर गरीबी बहुत ज्यादा है. वी आर हियर टॉकिंग अबाउट द रूरल एरिया. तो पहले जो 4 पॉइंट है उसमें हम यही बात करेंगे कि रूरल एरिया में गवर्नमेंट ने क्या अरेंजमेंट्स की है दैट दे कैन रिड्यूस पोवर्टी. मतलब उसको गरीबी को हम कैसे कम कर पाए, राइट? So now first, now here we'll start from here. 1 minute. Yeah, the vicious cycle of poverty. ये एक पॉइंट मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी, फिर मैं आपसे रीडिंग करवाऊंगी, so that will be clear. ठीक है? The vicious cycle of poverty is increasing its greed. मतलब इसका मतलब क्या है कि vicious cycle मतलब कि एक ऐसा एक गोल चक्कर है जिसमें हम फंस गए हैं गरीबी में, और वो बढ़ता ही जा रहा है. मतलब वो राउंड सर्कल इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि वो हमको बाहर, मतलब गरीबी से बाहर निकलने के कोई चांस ही नहीं दिखा रहा है. रीजन फॉर इट्स हैव टू बी अंडरस्टूड. यानी हमने ऑलरेडी समझ में आया कि क्या रीजंस है कि उसके कारण हम पोवर्टी में है. ऑन दिस बेसिस ऑफ इट, यानी उसके बेसिस पे इट हैज बिकम इजी टू अंडरस्टैंड विच टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी टू बी अडॉप्टेड टू रिमूव पोवर्टी. ये जो हमने ये सारी बात की ना, ये सारे पॉइंट्स, उसी पे ये गवर्नमेंट को पता चल गया कि ये हमारे प्रॉब्लम्स है, राइट? तो उसके ऊपर हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी और उसके हिसाब से ही हम उसको खत्म करेंगे. मतलब आपके घर में कोई प्रॉब्लम है तो यू कम टू नो कि व्हाट इज द रीजन ऑफ द प्रॉब्लम, तो उसी रीजन पे आप काम करोगे और उसी रीजन के ऊपर आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करोगे, राइट? तो इसी तरह गवर्नमेंट ऑल्सो हैड प्लान, right? So what they had planned कि till now 11th year plan has been completed. मतलब हम 2011-12 की बात कर रहे हैं, और 5 साल का एक प्लान होता है, 5 year planning होती है. There was a neglection, मतलब हमने रूरल एरिया में निग्लेक्शन किया है, राइट? और हमने कोशिश की है कि अर्बन एरिया डेवलप हो अभी तक. Now from 11th year plan, the government had decided that we will do that, we will use the same as urban areas, base lies in rural areas. जैसे हमने urban areas को develop किया, the same way we will develop rural areas also, right? Why? Because villages are the heart of the Indian economy. Okay, 70% of our population are living in villages, so they are definitely the heart of Indian economy, right? So it is very much necessary to prosper them. So for that, they have made a planning to develop villages, means how to develop villages, right? तो उन्होंने एक प्रोग्राम को नाम दिया है, that is known as ग्रामोदय से भारतोदय.
मतलब अगर हमारे ग्राम मतलब हमारे विलेजेस में उदय होगा, मतलब इकोनॉमिकली डेवलप हो गया होगा, तो हमारा भारत डेफिनेटली उदय होगा, तो इंडिया भी डेवलप होगा, राइट? विलेज डेवलप होंगे तो इंडिया डेवलप होगा, राइट? सो फॉर दैट they have made some upliftment program. upliftment का मतलब क्या होता है कि किस तरह से उनको ऊपर किया जाए, किससे आगे बढ़ाया जाए, through the upliftment of villages, right? तो उसमें दोनों गवर्नमेंट काम कर रही है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट both have implemented a new plans and programs. बहुत सारे programs बना है for the removal of poverty in villages, right? किस तरह से? तो improvement of basic needs, उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी करो, एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से डेवलप करो, ठीक है? कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मतलब जहाँ वहां पे कपड़े की छोटी छोटी इंडस्ट्री है, खादी की है, बैम्बू की है, पिकल्स है, मैट्स, ये क्या बोलते हैं, इंसेंस स्टिक्स, मतलब अगरबत्ती बनाने का बिजनेस है, ये सब गाँव में होता है, राइट? तो उसको डेवलप किया जाए। देन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उनको प्रोवाइड की जाए, कैसे क्रिएट की जाए, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे तभी मिलेगी ना, तो विल बी क्रिएटेड, तो फ्लो ऑफ इनकम विल इंक्रीज एंड पॉवर्टी विल डिक्रीज। तो अगर ये सारी चीजें वो वहां पे करेंगे विलेजेस में, तो अपने आप पॉवर्टी है क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आया? स्ट्रेटेजी ऑफ पॉवर्टी एरेडिकेशन, क्या क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को अगर गरीबी कम करनी है, तो क्या क्या करेगी गवर्नमेंट? fulfill the basic needs. हाँ, बेसिक जो उनकी नीड्स है वो सेटिस्फाइड की जाए, वहां पे डेवलपमेंट की जाए कि वो बेसिक नेसेसिटीज मिल जाए उनको। फिर इसी पे आप पूरा चैप्टर है, न्यू उसके बाद प्लान्स इम्प्लीमेंट करने चाहिए। ओके, देन Ma'am, large number of budget have to be stand after village. Okay, that should be also done. Okay, so इसके लिए वो प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर जो जो विलेजेस में है, जो अभी तक पीछे रह गया है, उसको हम अच्छा करने की कोशिश करें। दैट इट मीन्स फर्स्ट पॉइंट क्या है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब जब हमें इंडिपेंडेंस मिला, ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया, यही कोशिश की कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री यानी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जाए, राइट? अलॉन्ग विथ स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ, मतलब गरीबी भी हटानी है, तो गरीबी ऐसे थोड़ी ना हट जाएगी, दे यू हैव टू मेक सम प्लानिंग। सो गवर्नमेंट हैड डेवलप्ड लार्ज स्केल एंड हैवी इंडस्ट्रीज, मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को डेवलप करने का सोचा, और उन्होंने डेवलप कहाँ की ये सारी इंडस्ट्रीज? सिटीज में। तो किसका डेवलपमेंट हुआ? सिटीज का डेवलपमेंट हुआ, विलेजेस का तो नहीं हुआ, राइट? तो ये उन्होंने फर्स्ट थिंग की। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट आल्सो हैड डन लैंड रिफॉर्म्स, और लैंड रिफॉर्म्स आगे आएगा, उसमें मैं बता दूंगी कि क्या लैंड रिफॉर्म्स है। ग्रीन रिवॉल्यूशन किया गवर्नमेंट ने, मतलब HYV सीड्स, ये आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा आई थिंक। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में HYV सीड्स आ गए, इरिगेशन फैसिलिटीज, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, उसको इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, सो दैट डेवलपमेंट मे बी देयर इन एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर भी डेवलप हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने अर्बन एरियाज के बारे में ही सोचा, ग्रीन रिवॉल्यूशन भी गवर्नमेंट ने किया, कोशिश की, राइट? लेकिन इतनी बहुत ही सक्सेसफुल नहीं रही। ओके, नाउ एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, डेफिनेटली व्हीट एंड राइस का प्रोडक्शन जबरदस्त हुआ हमारी कंट्री में। अब हमको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है व्हीट एंड राइस। 1960s ऐसी सिचुएशन थी कि हमको सब कुछ हमारे लोगों को खिलाने के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता था व्हीट एंड राइस। नाउ द सिचुएशन इज डिफरेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, राइट? पॉवर्टी लेवल डिक्रीज हो गया इसके कारण, राइट? तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जब इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, राइट, तो बिकॉज ऑफ ओनर्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऑल्सो इंक्रीज, यानी उनको प्रॉफिट, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जितने, उनको भी ज्यादा प्रॉफिट हुआ, राइट? तो इनकम ऑफ रिच फार्म एंड और लैंडलॉर्ड्स which will distributed among poor will be distributed among poor people, and thus it will decrease in, but the strategy proved to be optimist bubbler। इसका मतलब क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है कि
इंडस्ट्री लोगों ने डेवलप की, तो किसका फायदा हुआ? इंडस्ट्रियलिस्ट का। गरीबों का कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो गरीब के पास थोड़ी इतना पैसा है कि वो ट्रैक्टर खरीद लेगा, HYV सीड्स खरीद लेगा, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स खरीद लेगा। तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का फायदा किसको हुआ? जो बड़े फार्मर्स थे ना, रिच फार्मर्स थे, जो पंजाब हरियाणा में आपको रिच फार्मर्स देखने को मिलते हैं, लैंडलॉर्ड्स थे, उनको फायदा हुआ क्योंकि उनके पास पैसा था, तो उन्होंने ये सब ग्रीन रिवॉल्यूशन यूटिलाइज्ड किया और उन्होंने फायदा किया और उनको पैसा मिला। जो गरीब लोग थे उनको क्या फायदा हुआ? एक तो फायदा हुआ इंडस्ट्रियलिस्ट को और एक फायदा हुआ फार्मर्स और लैंडलॉर्ड्स को। तो जो गरीब लोग थे बेचारे, जो पुअर पीपल थे, वो उनको ये स्ट्रेटेजी का कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो दैट इज नोन एज अ ऑप्टिमिस्टिक बबलर। ऑप्टिमिस्टिक बबलर का मतलब क्या है कि एक क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक हवाई, मतलब ऐसा एक अच्छा सब कुछ दिखाने का सपना, वो बबलर कहते हैं। तो वो जैसे कैसे फूट जाता है, इट्स अ बलून इन विच यू विल बी शोन कि हाँ सब कुछ अच्छा होगा, अच्छे दिन आएंगे। ये नहीं बोलते कि अच्छे दिन आएंगे, वो ऑप्टिमिस्टिक बबलर फूट गया, मतलब दैट हैज बीन प्रूव्ड रॉन्ग, राइट। तो हमारे इसके कारण ये स्ट्रेटेजी भी इन लोगों की गलत हुई। सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंड, स्पीड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्पीड थी वो भी कम हो गई, राइट। स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। इनकम वाज इनइक्विटेबल एंड अनइक्वल। लोग यानी जो गरीब थे वो बहुत ज्यादा गरीब होने लगे और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, फार्मर्स, रिच फार्मर्स, लैंडलॉर्ड्स थे, वो बहुत अमीर हो गए। तो बहुत ज्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो गया, राइट। एंड वेल्थ वाज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू रिच पीपल, मतलब थोड़े से लोगों के पास ही पैसा आया और जो इम्प्रूवमेंट था गरीबों के वो कुछ भी नहीं हुआ। सो एज अ रिजल्ट ऑफ improper distribution of income, rich become richer and poor remained where they were। मतलब लोग जो अमीर थे वो बहुत ज्यादा अमीर हो गए और जो बेचारे गरीब थे वो जहां पे थे वहीं पे रह गए। तो ये सिचुएशन हुई। डेफिनेटली हमारी कंट्री ने कोशिश की, लेकिन जो गरीब थे उनके लिए कोई फायदा नहीं हुआ। दे ट्राइड टू डू बट नथिंग हैड हैपेंड एज सच। समझ में आया? अंडरस्टूड? क्या समझ में आया? What do you understand? Yes, Khushi Gupta, are you there? We understand that. Khushi Gupta. Ma'am. Yeah. Khushi, kindly tell me what it means. मैंने जो समझा है उसका क्या मतलब है बेटा? नहीं समझ में आया बच्चा? Can you explain? 1 minute. Yes, Dhruvil, are you there? Yes, ma'am. Okay, tell me what it means. समझ में आया बेटा मैंने क्या बोला? Yes, ma'am. क्या? थोड़ा सा समझा दो, मैं ये नहीं बोल रही कि मैंने समझा है वैसे समझाओ। मैम हाँ नहीं मैम, थोड़ा समझ में। हाँ बोलो बेटा जो समझ में आया। यस निरेक बोलो। यस निरेक। Yes, Khushi, you can write in chat also. No worries. Yes, Sakshi. Ma'am, it tells that after independence, our government has tried a lot to improve our economic to remove the poverty.
our economic condition and to remove poverty. So they developed the green revolution and given the many opportunities to form the industries, but it doesn't help to the poor, but only the landowners and the industrialists only have the profit in this. The poors are still there where they are. Okay, good. Anybody else will tell me? Okay. Okay, Khushi. Now, any doubt till here? No, ma'am. No, ma'am. Sure? Okay. So till here, okay, tell me what is the meaning of poor lives in rich India? कौन मुझे explain करेगा? I'll take some names. Pratham. Pratham, are you there? Yug. Yug, are you there? Rudra Patel, Dev Prajapati, nobody is interested? Ma'am, can you repeat? Yes, Rudra. Ma'am, question क्या है? How you will explain poor lives in rich India? माहिर, आर यू देयर? माहिर, आप नहीं Yes, समझाओगे ma'am. बेटा? माहिर, आप समझाओ. Ma'am, sorry. Ma'am, can I explain? हाँ, sure बेटा, बोलो. Yes, ma'am. In India, there are many natural resources by which India can be prosperous. But due to lack of training, due to the unemployment and illiteracy, India it hinders the development of India, and the unemployed people lag behind their jobs, and hence one can say that poor lives in wealthy India. Okay, good. Okay, so today we will keep it till here only, okay? Chalo, bye-bye everyone. Happy vacation. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am. Bye, ma'am.